गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से फिर से हम थर्ड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है विशेषण, चैप्टर 8 विशेषण एडजेक्टिव के बारे में आज हम फिर से पढ़कर समझेंगे। इससे पहले भी हमने पिछली कक्षा में विशेषण के बारे में पढ़े हैं और हम विशेषण क्या है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर से आज हम विशेषण के बारे में पढ़कर समझेंगे। विशेषण की परिभाषा क्या है, भेद क्या है और उदाहरण, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़कर फिर से जानेंगे। विशेषण की परिभाषा जानने से पहले हम कुछ उदाहरण समझते हैं। हम प्रस्तुत चित्र के अनुसार उनके वाक्यों को देखकर समझेंगे कि प्रस्तुत चित्र के द्वारा हमें इस वाक्य के जरिए क्या समझाया गया है। पहले वाक्य में हम देखेंगे गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरे वाक्य में है नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। और तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है अतुल 2 किलो सेब लाया। तो हम देख रहे हैं प्रस्तुत चित्र के अनुसार इन वाक्यों में लिखा हुआ है। इनमें पहला वाक्य है गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो पहले हम विशेषण की परिभाषा जान लेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो पहले वाक्य में हम देखेंगे कि गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो हमने परिभाषा में क्या देखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ गुब्बारे है संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं फर्स्ट में रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे है विशेषण और गुब्बारे हो गए संज्ञा। तो दूसरे में हम भी देख रहे हैं नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं संज्ञा और उनकी विशेषण बता रहे हैं 4 पुस्तकें हैं। अब तीसरी पंक्ति में देखेंगे अतुल 2 किलो सेब लाया। तो अतुल संज्ञा है और सेब, तो इसमें 2 किलो सेब लाया। तो 2 किलो लाया, तो इसका विशेषण है 2 किलो। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी नाम का विशेषता बताता है या कोई भी चीज़ का विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा तो हम समझ चुके हैं। तो आगे हम विशेष्य के बारे में समझेंगे कि विशेष्य क्या है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे हम इन वाक्यों में देखेंगे और समझेंगे कि पहले वाक्य में है गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो हमने देखा कि विशेषण यानी कि विशेषण क्या है, रंग बिरंगे हैं विशेषण। तो विशेष्य इसमें क्या है, गुब्बारे हो गए विशेष्य। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तो विशेषण इसमें है 4 विशेषण हो गए और पुस्तकें विशेष्य। और तीसरी पंक्ति में देखेंगे अतुल 2 किलो सेब लाया। तो इसमें हम क्या देखें, 2 किलो ये हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया सेब। तो हमने विशेष्य के बारे में भी समझ चुके हैं कि विशेष्य की परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण क्या है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे लाइट कैसी है, रंग बिरंगी। मिठाइयाँ कैसी है, स्वादिष्ट। साड़ियाँ कैसी है, सुंदर सुंदर। केले कितने हैं, 1 दर्जन। मिठाई कितनी है, 1 किलो। विशेष्य जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण रंग बिरंगी, विशेष्य लाइटें व बल्ब। विशेषण स्वादिष्ट, विशेष्य मिठाइयाँ। विशेषण 1 दर्जन, विशेष्य केले। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे रंग, रूप, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप आदि। गुण, मूर्ख, चालाक, भोला, चंचल आदि। अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, युवा आदि। आकार, लंबा, बड़ा, ऊंचा, गोल, चौकोर आदि। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार गुणवाचक विशेषण का उदाहरण समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण की क्या क्या उदाहरण है और इसके उदाहरण हम किस प्रकार से दे सकते हैं। रंग बोधक, रंग बोधक में आते हैं रंग बोधक यानी कि किस रंग के, हरा, काला, पीला, लाल, नीला आदि। गुण बोधक में है वीर, अच्छा, सजन, झूठा, सच्चा, ईमानदार आदि। काल बोधक यानी कि समय के अनुसार है पुराना, नवीन, नया, प्राचीन आदि। दशा बोधक कमजोर, दुर्बल, स्वस्थ, बीमार, अमीर, बूढ़ा, गरीब आदि। स्थान बोधक के अनुसार है शहरी, देहाती, पंजाबी, ग्रामीण, गढ़वाली आदि। आकार बोधक चौड़ा, गहरा, लंबा, ऊंचा, मोटा, गोल, छोटा आदि। दिशा बोधक पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, बाहरी आदि। तो ये सभी गुणवाचक यानी कि गुणवाचक में कौन कौन से उदाहरण आते हैं इसके बारे में भी हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का पता चलता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ ही क्या होता है? मात्रा यानी कि भार। कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु का जब माप तोल किया जाता है उसका परिमाण बताया जाता है, वही माप तोल या मात्रा ही परिमाण कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इतनी चीनी 2 काफ़ी है, मुझे थोड़ा समय दीजिए,
आज पानी कम आया, मुझे 1 गिलास दूध दे दो। तो इसमें हम क्या मात्रा देख रहे हैं, इतनी चीनी तो काफ़ी, यानी कि काफ़ी है। आज पानी कम है यानी कम, मुझे थोड़ा समय दीजिए यानी कि थोड़ा, मुझे 1 गिलास दूध दे दो। एक, तो इसमें हम मात्रा जान रहे हैं कि किसी चीज़ को हम मांग रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसकी मात्रा के अनुसार, माप तोल के अनुसार ही हम बता रहे हैं। तो यही क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि मात्रा या माप तोल ही परिमाण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हम पहला देखेंगे, निश्चित परिमाणवाचक क्या है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित से ही हमें क्या पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, हम जानते हैं, यानी कि निश्चित रूप से हम जानते हैं, तो वही निश्चित कहलाता है। तो निश्चित परिमाणवाचक वही है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से निश्चित रूप से जानते हैं। पहला है, इसका उदाहरण हम देखेंगे, बोरी में 100 किलो चावल आते हैं। तो हम क्यों बता रहे हैं, हमें अच्छी तरह से जानकारी है कि उस बोरी में कितने किलो चावल रखे हैं, तो हमें पता है कि 100 किलो चावल आते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें निश्चित रूप से जानकारी है कि बोरी में 100 किलो चावल आते हैं। दूसरा उदाहरण है, आज मैंने 3 लीटर दूध लिया। तो हमने आज कितना दूध लिया है, 3 लीटर दूध लिया, हमें अच्छी तरह से निश्चित रूप से जानकारी है। तीसरा, राजीव ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। तो हम उसके बारे में जानते हैं कि राजीव ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा है। फिर चौथा है, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। तो हम किसी दुकान में मांग रहे हैं या किसी से मांग रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा है, हमें अच्छी तरह से निश्चित रूप से पता है कि हमें कितना चाहिए, कितना किलो चीनी चाहिए। तो हमें 1 किलो चीनी चाहिए। तो हम निश्चित रूप से, हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, पता होता है, तो हम निश्चित हो जाते हैं, वही क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु या पदार्थ की मात्रा का निश्चित रूप से बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि मात्रा के बारे में निश्चित रूप से पता है, तो वही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित तो हमें पता हो गया कि हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी होती है अच्छी तरह से, उसे निश्चित कहते हैं। तो अनिश्चित यही है कि हमें जिस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, तो वह अनिश्चित कहलाती है। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, यानी कि हमें पता नहीं होता है कि कितनी मात्रा है उस वस्तु का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी मात्रा का पता नहीं होता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला है, हमें वहाँ जाने के लिए अधिक धन चाहिए। तो हमें मात्रा पता नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा, अधिक धन चाहिए। दूसरा है, कम समय में काफ़ी काम हो गया। तो कम समय, हमें पता नहीं है कि कितना टाइम लगा है, कितना समय लगा है, तो हम बता रहे हैं अपने अंदाजा से अनिश्चित रूप से कि कम समय में ही काफ़ी काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया। तीसरा है, रवि ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे। यानी कि रवि ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, यानी कुछ, तो हम निश्चित नहीं है, अनिश्चित रूप से हम उसे बोल रहे हैं कुछ। चौथा है, मुझे थोड़ा चावल दे दो, यानी कि हमें कितना किलो चाहिए ये नहीं बोल रहे हैं, बस हमें थोड़ा ही चाहिए। तो ये अनिश्चित का उदाहरण है, अनिश्चित परिमाणवाचक का ये उदाहरण है। ऊपर के वाक्यों में अधिक, काफी, कुछ तथा थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाण का दर्शा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो हमें निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी
अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या से ही हमें पता चल रहा है कि संख्या किसी भी चीज के गिनती करके बताया जाता है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराए विशेष्य की संख्या को बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 कारें हैं, तो संख्या है 2 कारें हैं। दूसरा है रवि के 3 भाई हैं, तो यहाँ संख्या बता रहा है 3 भाई हैं। तीसरा है कमल 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो कमल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। फोर्थ है सोनिया तीसरी मंजिल में रहती है, तो उसका मंजिला बता रहा है तीसरी मंजिल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों में 2, 3, 8वीं तथा तीसरी शब्द संख्या को दर्शा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक, जब कोई विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित संख्या को दर्शाता है तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला है मुझे 500 रुपये चाहिए। निश्चित, जब हमें अच्छी तरह से किसी चीज़ के बारे में जानकारी होता है तो हम निश्चित हो जाते हैं, निश्चित रूप से हम कहते हैं। तो हमें पता है कि हमें कितने रुपये चाहिए, तो मुझे 500 रुपये चाहिए। दूसरा है हम तीनों शिमला जा रहे हैं। और तीसरा, अनुराग के घर में 2 नौकर हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में 500, तीनों तथा 2 शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अब दूसरा देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अनिश्चित मतलब ही कि हमें ठीक से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जब कोई विशेषण शब्द अपने विशेष्य की निश्चित संख्या को नहीं दर्शाता है तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2-4 दिन में वर्षा अवश्य होगी। दूसरा है आज मेले में कम लोग आए थे। और तीसरा है कुछ आदमी इधर आ रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में 2, 4, कम और कुछ शब्द विशेष्य की निश्चित अनिश्चित संख्या को दर्शा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तुलनाबोधक विशेषण 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, दोष, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के माध्यम से की जाती है उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अधिक समझदार है। राम शाम से अधिकतर समझदार है। राम कक्षा में अधिकतम समझदार है। तो यहाँ देख रहे हैं अधिक, अधिकतर और अधिकतम, तो ये तुलनात्मक बोध करा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं तुलनाबोधक विशेषण की अवस्था। तुलनाबोधक विशेषण की अवस्था, पहला है मूल अवस्था। जिस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष बताने के लिए किया जाता है उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे राम अधिक समझदार है। दूसरा, गणेश अच्छा लड़का है। तीसरा, फूल सुंदर है। तो मूल अवस्था में हमने देखा कि जिस विशेषण का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष बताने के लिए किया जाता है उसे मूल अवस्था कहते हैं। तो इसमें हमने देखा राम अधिक समझदार है, गणेश अच्छा लड़का है और फूल सुंदर है। तो इसमें एक ही अधिक, अच्छा और सुंदर
इसका अवस्था बता रहा है। तो ये मूल अवस्था है। अब दूसरा देखते हैं, उत्तर अवस्था। जिस विशेषण का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण दोष की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जिस विशेषण का प्रयोग दो व्यक्ति यानी कि दो व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राम श्याम से अधिकतर समझदार है। दूसरा, राजू गणेश से बहुत चालाक है। गंगा कावेरी से अधिक पवित्र नदी है। तो इसमें तुलना करके बताया गया है, किसी से किसी की तुलना करके कि अधिकतर, दूसरा में है चालाक और तीसरा में है पवित्र, ने की तुलना करके, ने कि जिस विशेषण का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। तीसरा है उत्तम अवस्था। जिस विशेषण का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की तुलना से सिर्फ एक का अधिक गुणवान तथा दूसरे को दोषी बताने के लिए किया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे राम कक्षा में अधिकतम समझदार है। दूसरा है सीता सबसे अच्छी लड़की है। और तीसरा है तुम सबसे सुंदर हो। तो इसमें क्या देखे कि जिस विशेषण का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की तुलना में सिर्फ एक का ही अधिक गुणवान या दूसरे को दोषी बताने के लिए किया जाता है उसे ही उत्तमावस्था कहते हैं। तो एग्जाम्पल भी देखे कि राम कक्षा में अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार है, सीता सबसे अच्छी लड़की है और तुम सबसे सुंदर हो। हमने विशेषण की तुलना के बारे में, तुलना अवस्था के बारे में समझ चुके कि उसके कितने अवस्था है, 3 अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो अब हम विशेषण शब्दों की रचना के बारे में जानेंगे कि विशेषण शब्दों की रचना मुख्य रूप से क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम एवं अवयव शब्दों से की जाती है। कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि विशेषण शब्द की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो क्रिया शब्दों से बने विशेषण, ने कि क्रिया के द्वारा विशेषण हम किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से बनता है। जैसे पढ़ना विशेषण हो गया पठित, जागना जागृत, पीना पेय, डरना डरावना, पूजना पूज्य, करना काज्य, प्रशंसा करना प्रशंसनीय, रचना रचित, कामना कमाओ, सहना सहनीय, लिखना लिखित, विचारना विचारणीय। कुछ लोग व्यक्तिवाचक विशेषण को विशेषण का 5वां भेद मानते हैं, परंतु इसे हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही रखते हैं। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, तो हम क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना ये समझ चुके हैं कि क्रिया के द्वारा विशेषण किस प्रकार बनता है, क्रिया शब्दों से विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो अब हम आगे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना देखेंगे। धन धनी, भारत भारतीय, मास मासिक, वर्ष वार्षिक, दया दयालु, प्रदेश प्रदेशीय, स्वभाव स्वाभाविक, गर्मी गरम, सीमा सीमित, दिन दैनिक, झूठ झूठा, सप्ताह साप्ताहिक, बल बली, शक्ति शक्तिशाली, ताकत ताकतवर, शर्म शर्मिला, बुद्धि बुद्धिमान, मिठाई मीठा, गुलाब गुलाबी, यश यशस्वी, मन मनस्वी, शहर शहरी, जाति
जातीय, नगर, नागरीय। व्यापार, व्यापारिक, जल, जलीय, सीमा, सीमित। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। तो हम क्रिया से विशेषण बनाना और संज्ञा से विशेषण बनाना देख चुके, समझ चुके हैं। अब हम आगे सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना देखते हैं। सर्वनाम शब्द है यह और विशेषण ऐसा, इतना, वह, मैं, उतना, आप, आपसी, कौन, कैसा, कितना, जो, जैसा, जितना, मैं, मुझसा, तुम, तुमसा। अब हम देखेंगे आगे अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय शब्द है पास, विशेषण पास वाला, दूर, दूरस्थ, निकट, निकटस्थ, ऊपर, ऊपरी, अंदर, अंदरूनी, मध्य, मध्यस्थ, आगे, आगे वाला, नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहर। इन्हें भी याद रखेंगे। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर से हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे मूल अवस्था है कठोर, उत्तर अवस्था है कठोरतर और उत्तम अवस्था है कठोरतम। लघु, लघुतर, लघुतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये सभी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के बारे में दर्शाया गया है। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम की पहचान। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं? यदि यह, वह, ये, ने, इस, इन, उन, कौन, कोई, किसी आदि शब्द संज्ञा शब्दों से ठीक पहले हो तो ये सर्वनामिक विशेषण होंगे। लेकिन अगर इनके ठीक बाद संज्ञा ना हो तो ये सर्वनाम होंगे। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये है सर्वनाम। वे सर्वनाम को दर्शा रहा है। वे शब्द, तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे लोग घूमने जा रहे हैं, ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। वह कहाँ गया था, सर्वनाम। वह लड़की कहाँ से आ रही है, सर्वनामिक विशेषण। वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, सर्वनाम। यह लड़का रो नहीं रहा है, यानी कि यह लड़का खेल नहीं रहा है, सर्वनामिक विशेषण। यह कौन है, सर्वनाम। यह आदमी कौन है, सर्वनामिक विशेषण। ये क्यों नहीं खेल रहे हैं, सर्वनाम। इस बालक ने खाना नहीं खाया, सर्वनामिक विशेषण। उनका बाल कहाँ है, उनका बल्ला कहाँ है, सर्वनाम। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सर्वनामिक विशेषण। कौन आया था, सर्वनाम। कोई स्त्री आई थी, सर्वनामिक विशेषण। तो हमने देखा कि यदि यह, वह, ये, ने, इस, इन, उन, कौन, कोई, किसी आदि शब्द संज्ञा शब्दों से ठीक पहले हो तो ये सर्वनामिक विशेषण होंगे। लेकिन अगर इसके ठीक बाद संज्ञा ना हो तो ये सर्वनाम होंगे। तो हम अच्छी तरह से सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम की पहचान के बारे में भी समझ चुके हैं। तो इस प्रकार आज का पाठ विशेषण एडजेक्टिव के बारे में अच्छी तरह से हम जरूर समझ गए होंगे। हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम उसकी परिभाषा, उदाहरण, उसके प्रकार अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़े हैं। तो अच्छी तरह से आप फिर से पढ़कर इसके बारे में समझ लीजिए।